आज हम लोग देखेंगे नई कविता की विशेषताएं के प्रमुख तथ्य और उसके बाद देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, झारखंड का हिंदी साहित्य। झारखंड का हिंदी साहित्य चालू हो जाएगा जैसे ही ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, या बीच में भी चालू कर सकते हैं, पर जो आपके प्रमुख चीजें हैं उनको पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको चालू करेंगे। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं नई कविता की विशेषताएं। हमने देखा था नई कविता कब आ रही थी, ये प्रयोगवाद के बाद आ रही थी। कहा यह गया कि अत्यधिक प्रयोग से, बहुत ज्यादा प्रयोगों से क्या होने लगा, पाठकों को मतलब एक तरह से उनका मन उब गया, बहुत ज्यादा प्रयोग से कुंठा की उत्पत्ति होने लगी। तो क्या किया गया, उसके बाद थोड़ा सा बदला गया कविता लिखने का तरीका, नए बिंब प्रतीक, नई प्रतीक योजना आई, नई शैली आई, नया भावबोध आया, मतलब सब कुछ नया था, नवीन विचारधारा थी। पहले अब तक जितनी भी विचारधाराएं थी कविता लिखने की, जो परिपाटी चली आ रही थी, उससे अलग हटकर कुछ भी जो हो रहा था वो नया था, नवीन था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया नई कविता। ठीक है, नई कविता की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले है ईश्वर के प्रति अनास्था। जल्दी जल्दी करेंगे। क्या है? ईश्वर के प्रति अनास्था। यहां पर भी जिस तरह हमने अभी तक क्या देखा था, प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं, उसमें भी ईश्वर के प्रति अनास्था ही थी, है ना। ईश्वर के प्रति अनास्था थी, अहमवाद बहुत ज्यादा था। इसमें क्या था, ईश्वर के प्रति अनास्था यहाँ पर भी बरकरार थी, वैसे ही यहाँ पर अस्तित्ववाद आया। ठीक है, अस्तित्ववाद आया, कहने का मतलब है कि अपने अस्तित्व को स्वीकार किया गया कि आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, जो जिस भी सोच के हैं, वो सारी चीजों को वैसे ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, मानव है तो मानव में हजारों त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के साथ ही मानव को स्वीकृत करना चाहिए, उसकी भावनाओं को भी स्वीकृत वैसे ही करना चाहिए। उसके बाद आता है क्षणवाद का समर्थन। क्षणवाद का कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी अभी है तो इसको अभी ही जी लीजिए। ये कहने का मतलब, जो हम लोग सोच के चलते हैं ना कि ऐसे कर्म करो जो आगे जाकर तुमको पुनर्जन्म, अगला जन्म जो हो तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ये बातें हम कहते हैं, लेकिन क्षणवाद का जो समर्थन करते हैं वो इन बातों से बिल्कुल भी उनका मत एक नहीं रहता। उनका कहना है कि जिंदगी जिस पल है, अगर अभी आप जिंदा हैं तो आपको अभी जी लेना चाहिए, अगर अभी मन कर रहा है जो चीजें करने की वो कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया था, क्षणवाद का समर्थन किया गया था। इसके बाद कुंठा, नई कविता में कुंठा को भी प्रकाशित किया गया था, कुंठा की भावनाओं को भी लिखा गया था। ऐसा नहीं कि प्रयोगवाद में नहीं था, प्रयोगवाद में भी ये चीजें थी, लेकिन इनका जो स्तर था वो इतना ज्यादा अधिक बढ़ जा रहा था। स्तर क्यों बढ़ रहा था? मैंने कहा था कि प्रयोगवाद में खुलापन ज्यादा था, शब्दों का चयन भी ऐसा होता था कि आपकी जो भावनाएं हैं एज इट इज प्रकट हो जाए, थोड़ा भी छुपा हुआ कुछ नहीं रहता था। लेकिन नई कविता में क्या था, कुंठा की भावनाएं भी अगर प्रदर्शित की जा रही थी तो तरीका अलग था, शैली अलग थी, बहुत ज्यादा हार्डनेस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लघु मानव को महत्व दिया जा रहा था। लघु मानव किसे कहेंगे पता है? लघु मानव का तात्पर्य है मानव में जितनी भी बुराइयां हैं, ठीक है, अगर आप में कोई बुराइयां हैं तो आपको तो भी आपकी बहुत निंदा नहीं की जा रही है, आपको स्वीकार किया जा रहा है। लघु मानव, मानव हम सभी कहते हैं ना कि हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से मनुष्यगत जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो विचारधारा होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो हम सबके अंदर नहीं है। तो देखा जाए तो हम लोग मनुष्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या माना गया, लघु मानव माना गया कि आप मनुष्य होते हुए मनुष्य से भरे हुए जितने भी विचार हैं, अच्छे विचार, गलत विचार, आपकी जैसी भी भावनाएं हैं, उसको स्वीकार करके आपको लघु मानव का रूप माना गया। ठीक है, यहाँ पर नारी की महिमा का भी गुणगान किया गया। किसमें? नई कविता की बात कर रहे हैं। नारी की महिमा को स्वीकृत किया गया, उसका गुणगान किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसमें नवीन प्रतीक विधान था। अगले पेज में लिखते हैं, मैंने अभी बताया कि इसमें जो कुछ भी था सब क्या था, नवीन प्रतीक विधान। प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग कैसा हुआ था? नया हुआ था। ठीक है, नवीन प्रतीक विधान था। उसके बाद नवीन शिल्प था, नवीन भावबोध था। नवीन
शिल्प था, नवीन भावबोध था, नवीन भावबोध। ठीक है, 10 नंबर पे बात करेंगे क्या था। यहाँ पर बौद्धिकता थी और यहाँ पर यथार्थवाद भी था। यथार्थवाद प्रयोगवाद में था, बहुत अच्छे से था, लेकिन यहाँ पर बौद्धिकता भी थी। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि प्रयोगवाद में बौद्धिकता नहीं थी। प्रयोगवाद में जो बौद्धिकता थी वो अहम केंद्रित थी। सबसे पहले खुद को जानते थे, खुद के बारे में बातें करते थे, खुद के बारे में ही सोचते थे। कहीं ना कहीं मनोविश्लेषण वाद के तौर पर देखेंगे तो अपनी भावनाओं को ही प्रथम स्थान पर रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर भी बौद्धिकता थी, पर यहाँ बौद्धिकता का एक अलग सीमा, एक बोलते हैं ना अलग लेवल था। यहाँ पर ऐसी बौद्धिकता नहीं थी जो किसी को कष्ट पहुंचा रही है। ठीक है, यहाँ पर सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कविताओं का सृजन किया जा रहा था। समझ में आया? ये सारी चीजें थी। ये क्या चीजें थी? ये थी नई कविता की विशेषताएं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं गिरजा कुमार माथुर। नई कविता के संदर्भ में मैंने कहा था कि हम साहित्यकारों को भी देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे गिरजा कुमार माथुर। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रश्न? अच्छा, रीतिकाल आप लोगों का हो चुका है? कमेंट करके बताइए, रीतिकाल हो चुका है अच्छे से, सारा कंप्लीट है आप लोगों का वो पोर्शन? मैंने आदिकाल मैंने आप लोगों को कराया था नामकरण, नामकरण के बाद छोड़ा हुआ है ना, वो मेरा वहां तक छोड़ा हुआ है। गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, इनका जन्म हुआ था अशोकनगर, गुना, मध्य प्रदेश में 1919 ईस्वी में। मध्य प्रदेश से बहुत सारे साहित्यकार हैं, गुना से भी 2-3 साहित्यकारों का नाम आपने सुना होगा। गिरजा कुमार माथुर जन्म हुआ था 1919 मध्य प्रदेश, गुना। ठीक है, आदिकाल सर पढ़ा रहे हैं? ठीक है, चलिए, चल रहा है, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं कंफर्म हो रही हूँ। आदिकाल सर पढ़ा रहे हैं? ओके। कहाँ हुआ था? 1919 मध्य प्रदेश, गुना में, और निधन हुआ था 1994 ईस्वी में। निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था इनका 1994 ईस्वी। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? इनके 2 उपनाम है, गांधीवादी कवि और उत्सव का कवि। उपनाम इनके लिखिए, गांधीवादी कवि, गांधीवादी कवि और उत्सव का कवि। गांधीवादी कवि और उत्सव का कवि, 2 इनको नाम दिया गया है। किस तार सप्तक में है? एक चीज और दिमाग में रखिए कि प्रयोगवाद से ही संस्कृत होकर, परिष्कृत होकर नई कविता निकली थी, उसी का संस्करण था। आप ये कह सकते हैं कि प्रयोगवाद का जो संस्करण, प्रयोग आप तार सप्तक 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, तो वही बढ़ते 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 किसमें चला गया? नई कविता में चला गया। ठीक है, उसी के परिणाम के फलस्वरूप हुआ था, हमने कल भी ये पढ़ा था। हाँ, प्रथम तार सप्तक है। हाँ आरती, एग्जाम डेट आ गया है, हम लोग एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग ही जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे झारखंड सरकार की टेंडेंसी क्या है आपको भी पता है, तो एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना है, पर संभावनाओं पर नहीं जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद थोड़ा रिवीजन भी हो जाना चाहिए ताकि अच्छे से हो सके। क्या कहते हैं इनको? प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, लिख लीजिए यहीं पर, प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? ये दोनों में आ जाएंगे। प्रयोगवाद में भी आपने इनके बारे में पढ़ा, नई कविता में भी आप लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनको कह सकते हैं कि जो तार सप्तक था, तार सप्तक में इनकी कुल 19 कविताएं संकलित थी। प्रथम तार सप्तक के कवि थे और इसमें इनकी 19 कविताएं, लिख लीजिए कितनी कविताएं संकलित थे, उसमें इनकी 19 कविताएं, इसमें प्रथम तार सप्तक में। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं रचनाएं। इनका काव्य संकलन कौन कौन सा है? जो सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण होगा हम लोग उनको ही लिखेंगे, ताकि बहुत ज्यादा
मैंने कहा कि जल्दी जल्दी चलेंगे तो जो महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं, काव्य संकलन में जो काव्य संकलन बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग उसको ही लिखने वाले हैं। लिखिए काव्य संकलन। पहला पहला काव्य संकलन है इनका मंजीर। क्या नाम है? पहला काव्य संकलन है मंजीर, 1941 प्रथम काव्य संकलन है ये। क्या है ये? सबसे पहले लिख लीजिए कि ये इनका प्रथम काव्य संकलन भी है। सबसे पहले यही काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था 1941 ईस्वी में। ठीक है। इसकी भूमिका किसने लिखी थी? निराला जी ने लिखी थी और इसमें कुल 32 कविताएं हैं। पहले लिख लीजिए इसमें कितने कविताएं हैं। इसमें 32 कविताओं का संकलन है और इसकी भूमिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? निराला जी ने लिखी थी। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ये जो कविताएं थी, कुल 32 जो कविताएं थी, ये कविताएं कैसी थी? अगर आप उनकी शैली की दृष्टि से देखें तो वो छायावादी कविताएं ज्यादा प्रतीत होती थी, क्योंकि उन कविताओं में सौंदर्य लिप्सा, प्रेम और वेदना से संबंधित कविताएं थी। किसमें? मंजीर की बात कर रहे हैं, 1941 में जो प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या था? सौंदर्य लिप्सा, सौंदर्य में लिप्त रहने की भावना, प्रेम और वेदना, प्रेम एवं वेदना से संबंधित छायावादी प्रकार की कविताएं थी। ठीक है। कैसी कविताएं प्रतीत हो रही थी? वो छायावादी कविताएं प्रतीत हो रही थी। ठीक है। जो सबसे पहला इनका प्रकाशन था मंजीर, जो 1941 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो भी हम लोग लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप के धान आपने नाम सुना होगा। मैं वक्त के सामने हूँ खड़ा। ऐसे खड़ा तो मैं खुद नहीं, मैंने तो खुद ही लगाया। मैं आपको बार बार बता रही हूँ वक्त के सामने हूँ खड़ा। ये कहने से याद हो जाता है कि वक्त के सामने हूँ खड़ा, और खड़ा इंसान क्या होगा? गिर जाएगा। तो किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये याद करने का तरीका था, मैंने ऐसे ही याद किया था कि वक्त के सामने हूँ खड़ा, खड़ा होने के बाद क्या होगा? गिर जाएगा। तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला लिखते हैं हम लोग। दूसरी रचना है नाश और निर्माण। ये भी संकलन है। क्या नाम है? नाश और निर्माण। इसकी प्रकाशन की बात करेंगे तो 1946 है। कब है? 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। तीसरी रचना की बात करेंगे तो धूप के धान 1955। धूप के धान आपने सुना है, बहुत चर्चित है और इम्पोर्टेंट है। धूप के धान 1955। ठीक है, नोट करते जाइए। उसके बाद बात करेंगे सीला पंख चमकीले 1961। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीला पंख चमकीले, सीला पंख चमकीले 1961 की रचना है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो बंध ना सका 1968। अगले पेज में लिखते हैं। इसके बाद की रचना है जो बंध ना सका, जो बंध ना सका 1968 की रचना है। इसके बाद आता है भीतरी नदी की यात्रा 1975। भीतरी नदी की यात्रा, भीतरी नदी की यात्रा 1975 की बात करेंगे। और इसके बाद आता है साक्षी रहे वर्तमान 1976। कब की रचना है? साक्षी रहे वर्तमान 1976 की रचना है। इसके बाद आता है मैं वक्त के हूं सामने 1990। मैं वक्त के हूं सामने कब की रचना है? 1990। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए इनको मिला। किस वर्ष मिला? 90 की रचना थी, 1991 में उनको इसी के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार
मिला। मैं वक्त के सामने हूँ खड़ा गिरजा कुमार माथुर की रचना है, याद कर सकते हैं इस तरह से। अगली रचना है मुझे और अभी कहना है, 1991 की रचना है। लिखिए, मुझे अभी और कहना है, मुझे अभी और कहना है, 1991 की रचना है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए उनके लिखे हुए प्रमुख काव्य संकलन। अब आते हैं खंड काव्य की बात करेंगे। उन्होंने खंड काव्य लिखा है। कौन सा खंड काव्य लिखा है? 2 खंड काव्य हैं इनके लिखे हुए। पृथ्वी कल्प 1952 की रचना है और असिद्ध की व्यथा 1954 की रचना है। 2 खंड काव्य हैं इनके नाम पे, लिखिए खंड काव्य। 2 खंड काव्य की बात करेंगे। सबसे पहला इनका खंड काव्य लिखा हुआ है पृथ्वी कल्प 1952 की रचना है। पृथ्वी कल्प 1952 की रचना है। और दूसरे की बात करेंगे असिद्ध की व्यथा 1954। किसकी व्यथा? असिद्ध की व्यथा 1954। ये क्या है? दोनों खंड काव्य है। ठीक है, आगे नाटक जन्म कैद और 7 नाटकों। ये जन्म कैद जो है 1958 की रचना आई है और ये 7 नाटकों का संग्रह है। जन्म कैद नाटक का नाम है जन्म कैद और ये 1958 की रचना है। इसमें 7 नाटकों का संग्रह किया गया है। 7 नाटकों का संग्रह किया गया है। किसमें? जन्म कैद की बात करते हैं। इन्होंने 3 कहानी भी लिखी है लक्ष्मा, गुंडा और रहस्य। लेकिन ये जो तीनों कहानियां थी इसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि तीनों अप्रकाशित। ठीक है, बेटा आप क्या लिख रहे हैं? कल्पांतर भी है। नाटक की बात कर रहे हैं। नाटक मैंने कहा जन्म कैद में 7 और अन्य नाटक संकलित हैं, तो उसमें आपका कल्पांतर भी आ जाएगा। ठीक है, शायद उसी में संकलित है। आगे बात की मैंने बताई कि 3 कहानियां हैं, तीनों अप्रकाशित हैं। प्रश्न के लिहाज से उतना जरूरी नहीं है, नोट कर लीजिए। मे भी अगर कभी एक पढ़ा हुआ रहिएगा तो दिमाग में रहेगा, पर ये नहीं लगता है कि प्रश्न की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। 3 कहानियां कौन कौन? लक्ष्मा, गुंडा और रहस्य। कहानियां लिखेंगे हम लोग लक्ष्मा, गुंडा और रहस्य। ब्रैकेट में लिख लीजिए तीनों अप्रकाशित, कोई किसी का भी प्रकाशन नहीं हुआ है। ठीक है, तीनों जो कहानियां हैं इनकी, तीनों कहानियां कैसी हैं? तीनों अप्रकाशित थी। ठीक है, इन्होंने और एक महत्वपूर्ण काम किया है गिरजा कुमार माथुर ने, हम होंगे कामयाब। ठीक है, हम होंगे कामयाब। ये जो गाना है, ये गाना क्या है? अंग्रेजी का जो गाना था वी शैल ओवरकम, इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने ही किया था। किसने किया था? गिरजा कुमार माथुर जी ने किया था। हम होंगे कामयाब बहुत चर्चित है, सुना है आपने। कौन सा गाना है अंग्रेजी के? वी शैल ओवरकम, यही वाला है ना? वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद लिखा। किसने लिखा? गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कविता है मंजीर जो हमने बात की थी, मंजीर काव्य संग्रह, उसमें जो कविता है इनकी छाया मत छूना। छाया मत छूना आपके 10वीं या 11वीं के सिलेबस में गुंडा प्रेमचंद्र की भी कहानी है। हाँ रेनू, गुंडा प्रेमचंद्र की भी है। ठीक है, एक और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या बात करेंगे? इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, लक्ष्मा, गुंडा और रहस्य। तीनों अप्रकाशित हैं, क्लियर है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी का गाना वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद किया, हम होंगे कामयाब के नाम से। उसके बाद बात करेंगे प्रसिद्ध कविताएं। छाया मत छूना आपकी 10वीं या 11वीं के
सिलेबस में अभी भी ये लगा हुआ है, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, होगा दुख दूना मन। ये कविता आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। इसके अलावा है बुद्ध, नई रोशनी और अंत्या। ये जो चार कविताएं हैं ये इनकी बहुत चर्चित कविताएं हैं। लिख लीजिए चर्चित कविताएं। सबसे पहला छाया मत छूना मन, ये आप लोग सर्च करिएगा तुरंत मिल जाएगा, 10th के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है, छाया मत छूना। उसके बाद है बुद्ध, नई रोशनी, बुद्ध। तीसरा है नई रोशनी, नई रोशनी। और चौथे की बात करेंगे तो अंत्या है। क्या नाम है? अंत्या। ये जो छाया मत छूना ये सबसे चर्चित है, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है ये कहाँ संकलित है, तो ये मंजीर में संकलित है। ठीक है, किसमें संकलित है? ये मंजीर में संकलित है। हाँ 10th में है, 10th के सिलेबस में लगा हुआ है छाया मत छूना मन। ठीक है, आगे बात करते हैं विशेष तथ्य। आरंभ में छायावादी शैल, इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं वो लिख लीजिए। ये 10th के सिलेबस में लगा हुआ है, क्योंकि जब मेरा बीएड हो रहा था तो बीएड में हमारा होता है ना वो कि आप पढ़ा के दिखाते हैं और टीचर्स भी बैठे रहते हैं, तो उसमें मैंने यही वाला पढ़ाया था, तो मुझे याद है कि ये 10th के सिलेबस में लगा हुआ था। अंत्य चर्चित कविताएं हो गई। अब हम लोग लिखने वाले हैं विशेष तथ्य। किसके बारे में विशेष तथ्य की बात करेंगे? गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में विशेष तथ्य, उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहला, शुरुआत में इन्होंने छायावादी शैली की कविताएं लिखी जो मंजीर में थी, ये पता है हम लोगों को। और बाद में क्या किया इन्होंने? प्रगतिवादी लिखा, उसके बाद प्रयोगवादी लिखा और अंत में नई कविताओं तक का इनका सफर चलते रहा। तो पहला लिख लीजिए कि आरंभ में क्या थे? आरंभ में छायावादी, फिर प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और अंततः कहां पहुंच गए वो? नई कविता तक पहुंचे। ठीक है, मतलब इनकी कविताओं को हम लोग हर श्रेणी में बांट सकते हैं, हर श्रेणी की कविताएं इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी कविताओं में देखिएगा बहुत ज्यादा सौंदर्य का वर्णन है, बहुत ज्यादा सौंदर्य का महिमा मंडन किया गया है, मतलब सुंदरता इनकी कविताओं का एक मुख्य हिस्सा रहा है। तो इनकी कविताओं में हमें सौंदर्य